आज भी आज फटाफट जीएसटी कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटी थोड़ा सा वो देख लो। ये देखो, ये जो इसको सीएजी कहते हैं, जिसके 3 ऊपर बाल निकले हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 2 निकले स्टेट गवर्नमेंट है, 1 निकला तो यूटी है। और ऐसा है तो ये बच्चे की बात टॉट कह रहा। ठीक है, ऐसा हमने कैट बनाया, डॉग बनाए, काउ बनाई और ये मोर है 35। वैसे बता दिया, इसका ज़रूरत नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। 245 रेल, देखो रेल एक्सटेंट ऑफ लॉ बताती है, मतलब कहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का दायरा है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर कहाँ तक है, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कहाँ कहाँ तक है। तो ये एक्सटेंट ऑफ लॉ क्या बताता है, 245 रेल बताता है। 246 क्या है, रिच पर्सन। रिच पर्सन के पास पावर है टैक्स लगाने की, पावर है टैक्स लगाने की, रिच पर्सन पावर टैक्स लगाने की। शेड्यूल 7 में भेजते हैं हमें। शेड्यूल 7 में यानी गाय के पास क्या है, इसके 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 2 3। 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 2 स्टेट गवर्नमेंट की, 3rd जो है कंकरेंट लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। एंट्री नंबर 83 फॉर्म, यानी वो अपनी कस्टम्स की लिस्ट है। ठीक है, बाकी छोड़ दो। 248 की बात, इसमें 82 भी है, फ़ोन है। फ़ोन जो मेरा इनकम टैक्स की बातें करता है। ठीक है, जीएसटी यहाँ से नहीं आ सकता था। 248 में भी एक एंट्री, 248 मतलब क्या होता है, रूफ़। रूफ़ में 97 बुक बनी हुई है, पढ़ रहा मैं, रूफ़ पे बुक पढ़ रहा हूँ। एंट्री नंबर 97 है। उसके ऊपर से भी हम लिस्ट बना सकते हैं, नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उसमें अगर हम एंट्री बनाते तो उसमें भी कुछ एंट्री नंबर 97 में से नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसमें वो सेंटर की लिस्ट है, लिस्ट नंबर 1 की है, तो उसमें सेंटर प्रिवेल करता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये मंजूर नहीं था। ठीक है, 254 करते करते 54 मतलब होता है लॉरी। लॉरी चल रही है, मतलब झगड़ा हो रहा है इसके ऊपर, लॉरी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा कर रहे हैं, तो जीतेगा कौन हमेशा, प्रवेल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रवेल करेगा। ठीक है, समझने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 265 जेल है, जेल के अंदर देखो कानून बना है, लॉ और टैक्स को क्रॉस किया, इसका मतलब नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, 270 की बात करते हैं। देखो केज है, केज के अंदर क्या है, टैक्स पड़ा हुआ है, टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बांट रही हैं। ठीक है, केज है, केज के अंदर बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेस को। 271 क्या है, कैट है। कैट क्या कर रही है, सेस और सरचार्ज की बातें कर रही है। किसकी कर रही है, सेस और सरचार्ज की बातें करती है। ठीक है, इसमें हम जीएसटी कंपनसेशन सेस भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे वो। ठीक है, और सरचार्ज भी होता है जो कि रिच या सुपर रिच लोगों के ऊपर लग जाता है। नहीं तो किसमें, कस्टम्स में भी सरचार्ज की बातें होती हैं। बीसीडी के ऊपर 10% जो होते हैं वो सरचार्ज लगते हैं। आगे बात जो 246 ए की बातें करते हैं। रिच पर्सन है जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है, वो जीएसटी पावर टू लेवी टैक्स, जीएसटी मतलब टैक्स मतलब जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये पावर दे रहा है जीएसटी लगाने के लिए। 246 एक नया बना है। ठीक है, तो 246 में समझ लेते हैं। 246A1 और A2 दो पार्ट हैं। 1 तो सेक्शन 1 के साथ में सेक्शन 8 चलता है, और 82 के साथ में सेक्शन 7 चलता है। देखो दोनों मिला के कितने बनते हैं, 9 बन जाते हैं। ये से ध्यान रखना, 1 + 8 9 होते हैं, और 2 के साथ सेक्शन 7 चलता है जो 9 बन जाते हैं। और ए से याद रखना, इंट्रा स्टेट की बात हो रही है। A1 फर्स्ट लेटर कहता है, ए होता है ना इंट्रा स्टेट, तो A1 से इंट्रा स्टेट की बात होगी, 1 है तो ए होगा, इंट्रा स्टेट की बातें होगी, और A2 होगा तो इंटर स्टेट की बातें होंगी। ठीक है, समझिए बात। आगे आ जाओ 279 ए की बात कर लेते हैं। 79 होता है कैब। कैब जिसने लगा रखी है वो है हमारी जीएसटी काउंसिल। इसमें 33 मेंबर हैं, 28 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, 3 डीम्ड स्टेट वाले हैं। डीम्ड स्टेट का मतलब यूटी विद लेजिस्लेचर जो हैं वो हैं। और कौन से ऐसे यूटी, जैसे JNK है, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी है। और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे कौन होते हैं, एक IRS होता है, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो कि चेयरपर्सन होता है हमारा। ठीक है, और ये फॉर्म कब होती है, जीएसटी काउंसिल 12/9/16 को हुई थी। कोरम कितना होता है, 50%। कम से कम कोई भी फैसला लेना है तो 50% लोग प्रेजेंट होने चाहिए। वोटिंग के लिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है 33.33%, यानी 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट के पास 66.66, यानी 2/3 होता है। 1/3 का मतलब 2 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के कितने मेंबर हैं, 31 मेंबर हैं, वो 66.66% बनाते हैं। 2 मेंबर 33.33% बनाते हैं, यानी दोनों प्रेजेंट है तो 33.33% है। ठीक है, समझ गए। डेफिनेशन का है जीएसटी 366(12)A के अंदर है। डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ एंड नॉट इंक्लूडेड अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी उसको डेफिनेशन से ही निकाल दिया, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी टैक्स नहीं है, कभी टैक्स नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्रूड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके ऊपर अभी तो टैक्स नहीं है। अभी तो स्टेट एक्साइज लगते हैं। अभी कौन लगता है, सेंट्रल एक्साइज लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है। आई थिंक स्टेट ही होगा। एक्साइज तो है, लेकिन स्टेट है
या सेंटर एक्साइज होगा, लेकिन इसके ऊपर अभी तो टैक्स नहीं लग, जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से लग सकता है। अभी बात कर लेते हैं CAE से, ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जब बात आती है तो बेटा फर्स्ट लेटर क्या ए है, यहाँ पर तो 101 की बात होगी, यहाँ पर भी लास्ट में 1 है ना, फर्स्ट लेटर 1 है तो ए है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। अब कैब की बातें जब होंगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल देखो बी कौन से लास्ट लेटर बी मतलब सेकंड लेटर है, तो यहाँ पर भी लास्ट में 2 होगा, 122 होगा, 122 सेकंड लेटर 120। कैब की बातें होंगी तो 122 की बातें होंगी। जीएसटी बिल के द्वारा देख लेते हैं। जीएसटी बिल जो होता है सर, राज्यसभा में गया था 3/8/16 को, कब गया था 3/8/16 को, उसको लोकसभा में कब गया 8/8/16 को, मतलब पास हो गया वहाँ से, 3/8/16 को वहाँ से पास हो गया, 8/8/16 को लोकसभा से पास हो गया। ठीक 1 महीने के बाद 8/9/16 को प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया, और उसके बाद 12/9/16 को जीएसटी काउंसिल बन गई थी। ठीक है, जीएसटी काउंसिल बन गई थी, मैंने पहले भी डिस्कस किया, 12/9/16 को बनी थी, प्रेसिडेंट ने 8/9/16 को पास किया। ठीक 1 महीने पहले तो लोकसभा ने पास कर दिया था, और उसके 5 दिन पहले 3/8/16 को राज्यसभा से पास हो गया। 3/8/16 से शुरू हुआ और 12/9/16 तक ये जीएसटी काउंसिल फॉर्म हो गई थी। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जीएसटी इम्प्लीमेंट, जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1/7/16 को हुआ था होल ऑफ द इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK, बट 8/7/17 को वो होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग JNK पास हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें। 8/7/17 याद रहेगी डेट, 1/7/17 8/7/17। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जीएसटी क्या स्ट्रक्चर होता है वो एक बार देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हमें पता है, ये डायग्राम ABCD, ए ने बी को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया। अभी कैसे देखो टैक्स की पेमेंट कैसे होती है कि मान लो जब भी कुछ सप्लाई करेगा गुड्स तो सरकार कहते हैं चला के, वो कहती है कि देखो ए तुम बी से टैक्स खींच के हमको दे देना, ठीक है, और बी को बोले तुम अपना ना वो मत बढ़ाना, अपना प्राइस मत बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि जो हम ये तो उससे टैक्स खींच के हमको दे रहा है ना, हम तो वापस कर देंगे बी को। अच्छा, तो बी कहता है अच्छा ठीक है, ऐसी बात तो ठीक है, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, जो क्रॉस प्राइस तुम्हें दिया ठीक है, मैं उसमें वो टैक्स को ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऐड नहीं करता है, अपना प्रॉफिट सिर्फ ऐड करता है, टैक्स उसको वो कहता है कि मैं तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दूँगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें आगे बेच रहा हूँ, ठीक है, तुम अपना टैक्स वो मत बढ़ाना, टैक्स जो तुम्हें जो भी तुम्हारा टैक्स में तुम खींच रहा हो ना तुमसे, वो मैं तो वो सरकार तुम्हें वापस कर देती, तो 12 रुपये तो मत बढ़ाना। ठीक है, इसी तरह लेकिन सी जब डी को बेचता है, जो फाइनल कंज्यूमर है, तो बेटा वो आगे तो बेचने वाला नहीं है, तो वो टैक्स खींच लेता है, सरकार को दे देता है, लेकिन ये तो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि आगे सप्लाई नहीं कर रहा, जो आगे सप्लाई नहीं करता उसको टैक्स नहीं मिलता है। तो ये मैन्युफैक्चरर है तो बेचारा ये सब दे दिया इसने, जो 10 रुपये खींचे इसने दे, 100 रुपये की चीज़ थी, टैक्स 10 रुपये खींचे इसको सरकार को दे दिया, इसने पॉकेट में रख लिया सरकार ने। बी ने क्या किया फिर, इसने भी आगे से 120 का अपना प्रॉफिट लगाया, बेचा आगे, तो 12 रुपये टैक्स सरकार को देना है, उसने 12 रुपये देना है, लेकिन लेना भी तो है सरकार से, उसने 10 रुपये जो ये ने इससे खींचा था। तो सरकार कहती है बेटा ऐसा करो, ये लेना देना हम ख़त्म करेंगे, हमारा पोर्टल है GST, ठीक है, तो ऐसा करो मैंने तुम्हें देना है 10, तुमने मुझे देना है 12, तो ऐसा करो तुम मुझे 2 रुपये दे दो। ठीक है, कहते हैं ठीक है ओके, 10 रुपये पहले खींच चुकी है, 2 रुपये यहाँ खींच लिए, और उसी तरह से इसी सिस्टम से उसने आगे जो बंदे थे ना सी ने डी को बेचे, 30 रुपये का प्रॉफिट रख के 15 रुपये टैक्स सरकार को दे दिया है। ठीक है, उसने लेना है सरकार से 12 रुपये, देना है उसने 15 रुपये, तो वो कहता है 3 रुपये में तुम्हें दे देता, तो 3 रुपये यहाँ दे दिया, 10 2 12 15 रुपये सरकार के पास पहुँच गए हैं। इसके पास अपना प्रॉफिट जो भी उसने रखा होगा वो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसने अपना प्रॉफिट बी ने 20 रुपये रख लिया, इसने प्रॉफिट 30 रुपये रख लिया, सबने अपना अपना प्रॉफिट रख लिया, 150 रुपये की चीज़ बेच दी, सरकार को भी अपने पैसे मिल गए। ठीक है, जनता भी खुश, सब खुश। आगे आ जाओ जरा, इस पे आ जाओ, ये हम देख लेते हैं कि एक बंदा है, ये टैक्सेबल भी हो सकता है, नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है। अगर ये सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, इसके बदले में ये बंदा जो टैक्सेबल पर्सन है उसको पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब GST पे करना है, ठीक है, GST पे करना है, तो ये बंदा ये भी कर सकता है, अगर ये टैक्सेबल है, ठीक है, इसने रजिस्टर किया, रजिस्टर्ड बंदा है, टैक्सेबल कहेंगे या रजिस्टर्ड बंदा है, रजिस्टर्ड बंदा है तो बेटा टैक्सेबल, हाँ टैक्सेबल वही होता है कि रजिस्टर्ड होता है। तो अगर ये रजिस्टर्ड बंदा है तो बेटा GST ये पे कर सकता है, ये इसको ही पे करना है, एक्चुअली सप्लायर को ही पे करना होता है। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड होता है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल होता है, अनरजिस्टर्ड होता है, उस केस में ये बंदा इसको भी पेमेंट करता है, सरकार को भी देता है, तो वो RCM वाला केस बन जाता है। लेकिन नॉर्मल जो केस होता है वो FCM का होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस केस में सप्लायर जो होता है वो बायर से टैक्स खींच के सरकार को जमा करवा देता है, बाद में सरकार इसको आगे सप्लाई करता है ये बंदा, तो उसको क्या देता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट देता है। ठीक है, समझिए बात, अभी हमने डिस्कस किया इस बारे में। तो ये बंदा टैक्सेबल होता है, लेकिन उसको कहाँ होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे आ जाओ जरा,
यहाँ पर देखते हैं गुड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पर हमने ये बातें की हैं कि गुड्स की और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन 252 के अंदर आती है, लाइन के अंदर आती है। शेयर है ये, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आती है, लाइन के अंदर आती है। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। ये कहते हैं इट इंक्लूड ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सच की बातें हो रही हैं, मतलब नेट बोल्ट नहीं, नेट बोल्ट वाला नहीं है। अगर नेट बोल्ट है तो वो मूवेबल एज सच नहीं होगी, जो उसको एज सच ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सच वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है, लेकिन इसके अंदर नहीं आता है मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आता है, लेकिन आता है एक्शनेबल क्लेम। लेकिन क्या आ जाता है? एक्शनेबल क्लेम आता है। एक्शनेबल क्लेम तुम्हें पता है क्या होता है इसमें? जैसे इंश्योरेंस होगी या दूसरी चीज़ होगी, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग भी आता है। अच्छा, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो आता है, ठीक है, वो टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें बाकी दूसरे एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह होगी, वो क्या होता है? बाद में एग्जाम्प्ट हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे इसको एग्जाम्पशन वाली, जब हम पढ़ेंगे 7.1.7.2 पैरा पढ़ेंगे ना, वो एग्जाम्पशन का है। शेड्यूल 3 है ना, शेड्यूल 3, शेड्यूल 1 2 शेड्यूल 1 2 3, हाँ शेड्यूल 3 है, उसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। तो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा हमारा एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, बाद में। लेकिन सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो होता है वो टैक्सेबल है। आगे आ जाओ, समझ में आगे बात की नहीं आई? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन है एक्शनेबल क्लेम। और साथ ही में इसमें जो फिक्स चीज़ें हैं यानी इमूवेबल चीज़ें हैं वो भी हैं। कौन सी हैं? ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है मेरे बच्चे, ठीक है। इसको सर्विस की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन 2102 में है, वो 52 है, ये 2102 में है। ये भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ये कहते हैं, ये तो बड़ा महान ही है। ये सर्विस कहते हैं एनीथिंग एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सर्विस एक्सक्लूडिंग गुड्स। गुड्स को निकाल दो बेटा, वो तो क्योंकि उसको डेफिनेशन अलग से हम कर दी, उस गुड्स को निकाल दो, उसके अलावा बस सर्विस है। और साथ ही साथ आप क्या निकाल दो? मनी एंड सिक्योरिटी निकाल दो। इसका मनी एंड सिक्योरिटी यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो मनी एंड सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन विच इज़ फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ मनी और सिक्योरिटी, तो वो इसको इंक्लूडेड है, किसमें? सर्विस में है। जैसे मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो दलाल जो बीच में पैसे लेता है, तो वो ट्रांजेक्शन जो होती है वो पैसे लग रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं मनी की डेफिनेशन जो है 275 के अंदर। कहाँ है? 270 कोयला है, वो मनी है, मेरा कोयला ही मेरा पैसा है मेरा भाई। इसके अंदर कहते हैं इंडियन लीगल टेंडर आता है, फॉरेन करेंसी आता है, चेक आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट आता है, लेकिन नहीं आता, क्या नहीं आता? करेंसी विच इज़ हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। जैसे कि 10 रुपये के 10 पैसे के पुराने सिक्के हैं, उसकी आज की वैल्यू हज़ारों रुपये में होगी, लेकिन बेटा वो हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, वो किस में नहीं आएगी? डेफिनेशन, मनी में डेफिनेशन नहीं आएगी। अगर मनी में डेफिनेशन में नहीं आएगी तो वो बेटा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा जब उसको ट्रांजेक्शन करोगे तो, ठीक है। समझ ली बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आई होप सो। चलो फटाफट बात कर लेते हैं, हम सप्लाई की बातें कर लेते हैं। सप्लाई हमने एक ही चार्ट में सब कुछ सप्लाई को बना दिया, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो सप्लाई में क्या है हमारे, हमने बातें की थी, सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 की बातें पहले कर लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होता है इसके अंदर। कंपोजिट सप्लाई जो होता है नेचुरली बंडल होता है, इसमें प्रिंसिपल की बातें होंगी और रेट जो होगा प्रिंसिपल का जो रेट होगा आइटम का वो लगेगा इसमें। मिक्स सप्लाई क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट रेट जो भी होगा ना वो हाईएस्ट रेट लग जाएगा। मिक्स सप्लाई कैसे होता है? जैसे एक चॉकलेट हो गया, एक तरह अलग अलग तरह की चॉकलेट टॉफ़ी डाल दी, तो उसमें से जिस भी पर्टिकुलर चॉकलेट टॉफी का हाईएस्ट रेट होगा ना उसका वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अननेचुरल बंडल है, ठीक है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पढ़ा था एमसीक्यू में कि टूथपेस्ट और टूथब्रश भी एक मिक्स सप्लाई में काउंट होगा, ठीक है, वो नेचुरल बंडल नहीं है। लेकिन कोचिंग सेंटर और बुक्स जो हैं, कोचिंग सेंटर बुक्स देते हैं वो नेचुरल बंडल बनाए हैं, और वहाँ पर हमारा जो टैक्सेबल होगा वो इसके सबसे प्रिंसिपल सप्लाई जो भी होगी सर्विसेज उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 7 की बातें कर लेते हैं। ये हमारी नॉर्मल सप्लाई की बातें। सेक्शन इसमें 3 तरह के सेक्शन, सेक्शन 7.1 है, 7.1 कैपिटल ए और 7.2 है, ठीक है। 7.1 का पार्ट सी जो है वो हमने शेड्यूल 1 कहलाता है, 7.1 शेड्यूल 2 कहलाता है और 7.2 जो शेड्यूल 3 कहलाता है, ठीक है। 7.1 जो होता है वो पूरा का पूरा सप्लाई के ऊपर है, पूरी चीज़ सप्लाई की होती हैं कि ये क्या, ये चीज़ सप्लाई में होती हैं। 7.1 जो है शेड्यूल 2 है वो बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई सर्विस क्या होती है। और 7.2 जो है शेड्यूल 3 वो नेगेटिव लिस्ट के ऊपर बताता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 8 पैरा आएंगे। 7.1 में हमारे 7 पैरा आएंगे और 18 एंट्री आएंगे, इसमें से 5 सप्लाई ऑफ गुड्स की और 13 सर्विसेज सप्लाईज की। और 7.1 में ए में डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है इसकी? इंक्लूसिव है। मेरे बच्चे मेरी बात समझो, जो गुड्स की और सर्विस की डेफिनेशन देख कर आए हैं वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमने बोली, लेकिन यहाँ सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है। सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? फिर से बोलो, इंक्लूसिव है, यानी सब कुछ पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर,
और सप्लाई किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होती क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, सप्लाई होता है किस चीज़ का, सप्लाई में बता दिया कि ये होता है एसटीडी से बेल आ रही है, एसटीडी एंड सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, और इसके बाद जो LLR लास्ट के लीज, और क्या है LLR रेंट हो गया, लीज हो गया, लाइसेंस हो गया, ठीक है। ये जो लास्ट के 3 हैं वो सर्विसेज के डेफिनेशन में सर्विस होती हैं, बाकी गुड्स की सप्लाई होती है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज एट बोथ, तो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन भी हमने देख ली है। फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस मतलब उसको बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ना चाहिए, ठीक है। फॉर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन यहाँ पर, कंसिडरेशन क्या होता है, मनी हो सकती है, नॉन मनी हो सकती है, एक्ट हो सकती है, नेगेटिव एक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं होती है कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी सब्सिडी गिवन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट बंदा सब्सिडी दे रहा है बेटा, वो तो जानबूझ के पैसा कम करने की बातें कर रहा है, तो वो आपका वो कंसिडरेशन मतलब यहाँ पे तो कंसिडरेशन उसको कंसिडरेशन मानेंगे, लेकिन वो सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है आपको। और साथ में ये क्या है हमारा, हाँ ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज़ नॉन एडजस्टेबल, वो भी हमारा इसमें नहीं आता है, डेफिनेशन में नहीं आता। नॉन एडजस्टेबल होता है तो बात नहीं थी, पेमेंट कर दिया, लेकिन नॉन एडजस्टेबल घूम के वापस आने वाला है, ठीक है। नॉन एडजस्टेबल बाद में घूम के वापस आपके पास ही पहुंच जाएगा, इसलिए क्योंकि वापस पहुंच ही जाएगा तो इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन नहीं, तो कंसिडरेशन हुई नहीं वहाँ पर, ठीक है, समझ गए। तो इस बात को वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में नहीं आती है। 7(1)(b) पे आ जाते हैं, इसमें 2 पैरा है, इंपोर्ट के ऊपर है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। इसमें वो कह रहा है कि बेटा कंसिडरेशन आपने पे किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, सर्विसेज के ऊपर है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर है, आपने कंसिडरेशन पे किया है, कंसिडरेशन पे किया है, चाहे उसके बाद आपकी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो, हम सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हो मान लो, ठीक है, पैसा पे कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो, फिर आपकी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या तो ना हो, हम दोनों ही केसेस को सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, ठीक है, आप एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, कंसिडरेशन पे कर रहे हो और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, ठीक है, फिर तो सप्लाई है, आप टैक्स पे करोगे RCM के थ्रू, ठीक है, उससे नहीं खींचेंगे, बायर से हम खींचेंगे, फॉरन में बैठा उससे कैसे खींचेंगे, हम तो तेरे से खींचेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो सप्लाई मानी जाएगी, RCM के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा बंदे को जिसने बायर है, लेकिन बंदा कंसिडरेशन पे कर रहा है लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, सप्लाई मानी जाएगी। तो बंदा कहता है यार मैं तो पैसे भी पे नहीं किए यार, मैं तो ऐसे मांगी थी, मैं तो घरेलू बात के लिए मांगा था, तुमने सप्लाई बना दिया, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, सरकार ने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, सरकार कहते ठीक है हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं उसको, लेकिन 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 एक सर्विस ऐसी है OIDAR जो कि टैक्सेबल है, ठीक है, वो है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सिस्टम है, इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे ठीक है वो सर्विसेज को इंपोर्ट करता है, पैसे देता है, उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, वो अपने पर्पज़ के लिए वो ऑनलाइन डेटा एक्सेस करता है, ठीक है, उसके लिए पेमेंट करता है, लेकिन वो हम किसके लिए मानते हैं, उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी हम उससे टैक्स वसूलते हैं, ठीक है। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 7(1)(c) पर आ जाओ। 7(1)(c) में बेसिकली क्या है, इसमें 4 पैराज हैं, इसमें क्या कहते हैं कि बेटा आप अगर कंसिडरेशन नहीं भी पे कर रहे हो, आप कंसिडरेशन नहीं भी दे रहे हो ना बेटा, तब भी हम सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। आप कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे हो तब भी हम सप्लाई मान लेंगे। ऐसे 4 पैरे हैं, तो शेड्यूल 1 कहते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 है, देखो एक परमानेंट ट्रांसफ़र, देखो एक बिजनेस एसेट है, वो परमानेंट ट्रांसफ़र आपने कर दिया है, ठीक है, जिसका और आपने उस एसेट का ITC क्लेम कर चुके थे, आप उस एसेट का ITC क्लेम कर चुके, उसको परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन कर दिया आपने, पैसे नहीं लिए आपने, दे दिया किसी को, ठीक है, कोई भैया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने ITC क्लेम कर लिया इसको, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया उस बिजनेस एसेट को विदाउट कंसिडरेशन। बेटा सीधे सीधे सुन ले मेरी बात, वो सप्लाई मानी जाएगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भूल जो उसको, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपने विदाउट कंसिडरेशन कर दिया, भाड़ में जाओ, हमें सप्लाई मान लेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें होगी। दूसरी हो गई शेड्यूल 2 में कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट दे दिया उसने, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दे रहा है, वो कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट हो रहा है, तो सरकार कहती है हम बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं, आप 50,000 तक तुम गिफ्ट दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, हम माफ़ कर देंगे, कोई टैक्स नहीं, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, उसके ऊपर आपको GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है जैसे कहते हैं रिलेटेड पर्सन, और दूसरा होता है आपका डिस्टिंक्ट पर्सन, हेडक्वार्टर और ब्रांच ऑफिस जैसे होते हैं, उसमें भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है विदाउट कंसिडरेशन। हेडक्वार्टर जो ब्रांच ऑफिस को कुछ भेज रहा है तो नहीं, सरकार कहती है नहीं 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 नहीं, हेडक्वार्टर वाले तो ब्रांच ऑफिस को कुछ भी दे दे, लेकिन हम उसे मानेंगे सप्लाई और आपको GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर वाले तो ब्रांच ऑफिस को कुछ भी दे दे, विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है तो विदाउट कंसिडरेशन दे, लेकिन तू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है अगर उस चीज़ से, तो बेटा आपको तो
क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिस्टिंक्ट पर्सन और उसमें टैक्सेबल होता है। ठीक है, चाहे विदाउट कंसिडरेशन ही क्योंकि सप्लाई कर हेडक्वार्टर ब्रांच ऑफिस को कहाँ पैसा देता है, नहीं देता ना। हाँ, लेकिन सरकार पैसा टैक्स खींचती है उससे, लेकिन उस केस में भी अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे ही है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से भी, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ देता है गिफ्ट, उसमें भी खींचती है 50,000 के ऊपर। लेकिन अगर हेडक्वार्टर ब्रांच ऑफिस को कुछ भी देता है उसमें भी टैक्स खींचती है सरकार, इतने चला के। लेकिन 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 उसमें कुछ भी रियायत भी नहीं है, इसमें उससे सीधे सीधे टैक्स खींच लेती है। आगे के शेड्यूल में बातें ये आगे है, प्रिंसिपल से सेलिंग एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, या फिर बाइंग एजेंट से प्रिंसिपल के बीच में हो रही है, ये विदाउट कंसिडरेशन नहीं होती है, लेकिन उस केस में भी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है उनको। ठीक है, समझ के बाद में टैक्सेबल होती है। और उसके बाद है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन नहीं लिया है, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, पैसे नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर रिलेटेड पार्टी है। तुम हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम बाहर से सामान खरीद रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, आप खरीद रहे हो, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो कर रहे हो ना, अब अपना तो हमें टैक्स दे दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, हमें टैक्स पे कर दो। ठीक है, तो ये सप्लाई मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बातें क्लियर होगी। इसके बाद 7(1) कैपिटल ए, 7(1) कैपिटल ए के शेड्यूल 2 की बातें करेंगे। इसके बाद शेड्यूल 2 की बातें होगी, इसमें 7 पैरा 18 एंट्री हैं, 5 SOG और 13 SOS हैं। जिसको ऐसे याद किया हमने, ये देखो 1 2 3 4 6 7, ये दो फर्स्ट और थर्ड जो है वो हमारे सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, फोर्थ की फर्स्ट और थर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स है, और 7 जो है सप्लाई ऑफ गुड्स है कौन कौन सी, ये टाइटल ट्रांसफ़र है, पहले पैसे दे दिए, टाइटल ट्रांसफ़र है थर्ड भी, इसमें बाद में पैसे पे किए हैं, हायर परचेज सिस्टम है। दूसरा है राइट ट्रांसफ़र की बातें हो रही हैं। ठीक है, आपने अपने राइट्स किसी को दे दिए किसी, लेकिन उसमें बुक में चेंजेस करने का राइट नहीं दिए। इसी तरह से 5F भी एक पैरा है जिसमें राइट ट्रांसफर दे दी, लेकिन चेंजेस करने का अधिकार दे दिए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सप्लाई सर्विस मानी जाती है। सेकंड पैरा के अंदर क्या है, बेसिकली दो एंट्रीज हैं, पहला है लैंड के ऊपर और दूसरा है बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, इसको रेंट पे दे रखा है, तो ये क्या उन्हें सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। तीसरा है जॉब वर्कर का भी सप्लाई सर्विस मानी जाएगी, जो वर्कर ने दूसरे काम दे रखा है वापस लेगा। ठीक है, वो सप्लाई और सर्विस मानी जाएगी। फोर्थ पैरा बिजनेस से रिलेटेड है, देखो ऊपर मैंने नहीं बना दिया बिजनेस। पहला क्या कहता है कि पहला आप अपना ट्रांसफ़र कर रहे बिजनेस एसेट को, चाहे कंसिडरेशन दे के कर रहे हैं या विदाउट कंसिडरेशन नहीं कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे बिजनेस एसेट को, तो बेटा आपको वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है, अपना बिजनेस एसेट ट्रांसफर आप होम कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो, होम कंजम्पशन के लिए बेटा सप्लाई सर्विस माना जाएगा। बिजनेस एसेट को होम कंजम्पशन के लिए कैसे यूज़ कर ले, सप्लाई सर्विस माना जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। थर्ड है हमारा, एक बिजनेस बंद हो गया, ताला लग गया उसके ऊपर, तो जो बचा हुआ एसेट्स होगा ना, जो स्टॉक पड़ा होगा, वो डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, टैक्स पे कर दो ये उसके ऊपर। उसके ऊपर पैरा 5 के ऊपर है। 5 में क्या है, हमारे 6 एंट्रीज हैं इसके अंदर। पहला क्या है, पहला क्या कहते हैं, पहली एंट्री कहती है अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, रेंट पे दे रखा तेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। दूसरा है हमारा क्या बोल रहा है, दूसरी एंट्री है घर बना हुआ हमारा, उसमें पहले ही पैसे दे दिए हैं पार्शली या फिर पूरे के पूरे। ठीक है, लेकिन बाद में नहीं, तो अगर आप पैसे देके वो घर बनवा रहे हो आप, तो वो सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। चौथा है कंप्यूटर आईटी रिलेटेड सर्विसेज। उसके बाद है नेगेटिव एक्ट, पाँचवा नेगेटिव एक्ट कौन सा है, पाँचवा है, हाँ पाँचवा है नेगेटिव एक्ट। और छठा है हमारा क्या है, राइट टू राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें लिखने का भी राइट है। ठीक है, इस तरह से ये सारे सप्लाई सर्विस मानी जाएंगे। 6 पैरा के अंदर क्या है, 2 एंट्रीज हैं। ये पहला है रेस्टोरेंट की सर्विसेज, कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिशन नहीं कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, और दूसरी सर्विस है हमारी वर्क, कौन सी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कंपोजिट सप्लाई है, तो ये भी दोनों सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। और साथ में है अनइनकॉर्पोरेटेड AOP और BOI अपने मेंबर्स को कुछ भी सप्लाई करते हैं, चाहे कुछ भी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स में ही माना जाएगा। ठीक है, ये सारी एंट्रीज होगी। यहाँ पर आगे देखते हैं 7(2) पैरा क्या कहते हैं, शेड्यूल 3 की तरफ ले जाते हैं हमें। 7(2) जो शेड्यूल 3 की तरफ ले जाते हैं। शेड्यूल 3 क्या कहते हैं, नेगेटिव लिस्ट है। इसमें 8 पैरा है। पहला पैरा क्या कहता है कि पहले पैरा में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज देते हैं। अगर एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज देता है, वो गलत बना दिया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एम्प्लॉयर को गुड्स सर्विसेज, गुड्स नहीं होता है यहाँ पर, सर्विसेज दे रहे हैं। एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, मतलब इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पेमेंट को भी थोड़ी टैक्स लगना शुरू कर, नो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। समझिए बात, ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगी। ये ट्रांजेक्शन किस में आ जाएगी, ये नेगेटिव लिस्ट में। ये सप्लाई हो रही है, सप्लाई सर्विस हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगी, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये। हाँ, ये वर्ड याद रखना है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये सर्विसेज दे रहा है,
और इसको पैसे दे रहा है, तो ये नेगेटिव लिस्ट, ये क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी हमारी नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, P2 की बात, पैरा 2 की बात कर लेते हैं। कोर्ट या ट्रिब्यूनल है, सर्विसेज दे रहे हैं किसी बंदे को, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं इसको, ठीक है, इसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल जो है ये इट शुड बी फॉर्म्ड अंडर लॉ, विदाउट लॉ जो है ट्रिब्यूनल बने होंगे, आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड अंडर लॉ, तभी ये एग्जम्प्टेड होंगे। अदरवाइज जो प्राइवेट ट्रिब्यूनल होते हैं वो नहीं एग्जम्प्टेड होंगे, उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, पैरा 3 की बात कर लेते हैं। एमपी, एमएलए, सीएजी वगैरह जो भी हैं, ये क्या है, ये किसी को सर्विसेज दे रहे बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। माँ कहती है बेटा इससे बच के रहना एमपी एमएलए से, माँ का पैरा 3। ठीक है, ये 9 के ऊपर बैठा हुआ है कोर्ट। पैरा 4 की बात करें, शराब पी के वो मर गया बेचारा, तो डेथ, डिसीज्ड की फ्यूनरल या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो भी होता है वो भी सारी ट्रांजेक्शन्स जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। पैरा 5 की बातें कर लेते हैं। कानून है, देखो कानून की तरफ क्या, लैंड एक बिल्डिंग है, तो लैंड बिल्डिंग के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें क्या होता है बेटा, उस केस में भी वो स्टैम्प ड्यूटी के दायरे में आती हैं, स्टैम्प ड्यूटी उनको देनी पड़ती है, उसको यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन, ये क्या कहते हैं इसको, जीएसटी पे नहीं करना है, वो भी निकाल दिया यहाँ से। पैरा 6 होते हैं, जूता जो है मेरा, जूता होता है, जूते में एक्शन लूँगा, एक्शन का जूता है मेरा, नहीं तो एक्शन का जूता समझ लो, यानी एक्शन लूँगा। एक्शनेबल क्लेम की बातें होंगी, पैरा 6 में एक्शनेबल क्लेम की बातें होंगी, इसमें इंक्लूडेड नहीं है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, यानी उनको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम को निकाल दिया बाहर, मतलब वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, सप्लाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं जूते से मैं एक्शन लूँगा भैया, जूता है मेरा, मैं एक्शन लूँगा। ठीक है, ये मेरा एक्शन का जूता है, मैं एक्शन लूँगा भैया, मैं एक्शन का जूता है, मैं एक्शन लूँगा। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम उनके ऊपर, उनको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को यहाँ से भी निकाल दिया, नहीं वो टैक्सेबल हो जाएंगी। पैरा 7 की बातें करते, पैरा 7 कहाँ पर चला गया, पैरा 7, हाँ ये देखो पैरा 7 है, काऊ क्या कहती है, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में काऊ चले जाते हैं, तो ठीक है, एक नॉन, हमें क्या लेने देना है, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में चली गया है, हम यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसके बाद टैक्स की बातें भी कहाँ से होंगी, नेगेटिव लिस्ट में आ गया। पैरा 8 की बातें करते हैं। आईवी का पत्ता है, तो कहते हैं टाइटल ट्रांसफर करना है बेटा, इस पर लिख के करते थे, पहले पत्ते पे लिखते थे, पत्ते पर आईवी के पत्ते लिखते, टाइटल ट्रांसफर करते हैं बिफोर द होम कंजम्पशन, बाहर से इंपोर्ट किया, टाइटल ट्रांसफर पहले ही करती है बिफोर होम कंजम्पशन, पत्ता, ठीक है, पत्ते बाहर से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, तो टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, टाइटल ट्रांसफ़र करती है, बाहर से सामान आपने इंपोर्ट किया था बिफोर द होम कंजम्पशन, तो बेटा उसके इसमें भी सप्लाई नहीं माने, नेगेटिव लिस्ट में, मतलब उस बंदे को टैक्स पे नहीं करना। फिर जिसके पास चला गया ना वो चीज़, तो उसको आपको वो टैक्स पे करेगा। फिर ये इस टाइटल ट्रांसफ़र के लिए कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, इस टाइटल ट्रांसफ़र के लिए कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। ठीक है, समझिए बात, ये आई थिंक ये ख़त्म हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, डन।